हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वर्षा के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे, रेनफॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीछे के टॉपिक में दोस्तों हम लोगों ने नदी को बहुत अच्छे से कवर किया था, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, वर्षा के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ सिर्फ वर्षा के ऊपर बात करेंगे, जो चक्रवात वगैरह होगा उसके बारे में अलग से हम डिटेल करेंगे, ठीक है। डिटेल में बातें करेंगे बाद में। तो आइए देखते हैं वर्षा क्या है। तो देखिए, वर्षा का तात्पर्य संघनन की प्रक्रिया के पश्चात वायु जब संतृप्त हो जाती है तो जल की बूंदें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण सतह की तरफ गति करने लगती हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। तो नॉर्मली पता नहीं क्या क्या मैं बोल उठा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ने का थोड़ा सा मैप के थ्रू पढ़ते हैं और डिटेल में, ठीक है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, अभी चीज़ें आपको देखिए परिभाषाएं बनती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है। उसको रटा नहीं जाता है। तो देखिए, वर्षा क्या होता है, वर्षा रेनफॉल है। तो वर्षा में नॉर्मली होता क्या है, वर्षा में जल की बूंदें जो होंगी वह सतह की तरफ आएंगी। जैसे आसमान से बूंदें आती तो किस वजह से आती हैं बूंदें, ये ज़मीन पे ही क्यों आती हैं बूंदें, तो क्योंकि पृथ्वी में के धरातल में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, तो बूंदों को आकर्षित करता है। उस वजह से ये बूंदें क्या होती हैं, आसमान से नीचे की तरफ गति करती हैं। तो ये कहलाती है वर्षा। लेकिन इसके पूरे प्रोसीजर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि वर्षा की जो जल की बूंदें हैं वो पहले बात तो ऊपर जाएंगी, क्योंकि ऊपर जाएंगी तभी तो ठंडी होकर नीचे आएंगी, वर्षा करेंगी। अब ऊपर तो ऐसा है नहीं कि ऊपर समुद्र है, आसमान में सागर है, वहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो जल की बूंदें सबसे पहले क्या होंगी, ऊपर जाएंगी। कैसे ऊपर जाएंगी, तो देखिए, धूप होता है, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश जब धरातल पर पड़ेगा तो धरातल पर जहाँ कहीं भी जल होगा, जैसे समुद्र में, महासागर में, नदियों में, ठीक है, झीलों में, जहाँ कहीं भी जल होगा वो क्या होगा, तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या करेंगे, धीरे धीरे जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। जल क्या होगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। तो कहते हैं कि इसका वाष्पीकरण होगा, ठीक है। वाष्पीकरण दोस्तों प्रत्येक तापमान पे होता है। ऐसा नहीं कि नहीं 100 डिग्री पे ही वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण प्रत्येक तापमान पे होता है। 2 डिग्री पे भी, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25 ऐसे करते 100 डिग्री तक, और 100 से ऊपर भी, यानी प्रत्येक तापमान पर वाष्पीकरण होता है। ये है कि अगर 1 डिग्री पे रखोगे टेम्परेचर तो बहुत 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 धीरे होगा ये वाष्पीकरण, और अगर जितना तेज़ रहेगा टेम्परेचर, वाष्पीकरण भी उतना तेज़ रहेगा। तो पहली बात तो यह आप याद रखिए कि प्रत्येक तापमान पर वाष्पीकरण होता है। अब देखिए, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, ठीक है ना, सूर्य स्टार्टिंग में उगा था, उग के जैसे ही दोपहर होगा तो फिर क्या होगा, ताप बढ़ेगा। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, ठीक है। अगर ताप कम होगा तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे वाष्पीकरण की दर बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है, तो अगर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है क्या वो भी बढ़ेगी कि नहीं, जो हवा में जलवाष्प की मात्रा है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। अगर जलवाष्प की मात्रा हवा में बढ़ेगी तो वायु में क्या होगी, आर्द्रता आ जाएगी, नमी आ जाएगी, ठीक है। वायु में क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी या आर्द्रता आ जाएगी, ठीक है। और उसके कारण हवाएं हल्की हो जाएंगी, ठीक है। और हल्की होने के कारण जब हवा हल्की हो जाती है तो हवा ऊपर की तरफ गति करने लगती है। भारी चीज़ें ज़मीन पे रहती हैं, भारी हवाएं क्या होती हैं, ज़मीन पे रहती हैं, और हल्की हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उड़ जाती हैं। तो हवाएं क्या करेंगी, जो ये आर्द्रता थी, विद्यमान थी जिस वाष्प में, वो ऊपर की तरफ गति करने लगेंगी। और ऊपर तो दोस्तों तापमान कम है, ठीक है। ऊपर देखिए, ऐसा नहीं कि एकदम कम ज़्यादा होता ही नहीं है, नहीं, क्षोभ मंडल में तापमान कम होता है, उसके बाद ये तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर बढ़ता ही जाएगा। तो पहले क्या होगा, वहाँ पे तापमान कम है, नॉर्मली क्षोभ मंडल में क्या है, तापमान डाउन होता है। तो जैसे जैसे तापमान गिरेगा वहाँ संघनन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। देखिए कैसे, आप बताइए एक बात हमें कि वाष्पीकरण हुआ है, ये जैसे आप मान लीजिए कि आप एक कटोरी में क्या करें, पानी को खौला रहे हैं, नीचे से क्या करें, पानी को खौला रहे हैं। जब पानी खौलने लगता है तो यहाँ वाष्पीकरण होने लगता है, ठीक है, वाष्पीकरण होने लगता है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण हो गया। अब मान लीजिए यहाँ वाष्पीकरण हो गया और यहाँ पे आप प्लेट लगा के देख सकते हो तो छोटी छोटी बूंदें यहाँ आके जम जाएंगी। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वाष्पीकरण हो गया माने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो हवा है, इसके बीच में जो वायु है, इसमें वाष्पीकरण हो रहा है,
ठीक है। और हवाएं हल्की होकर क्या हो रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। हल्की होती तभी तो ऊपर की तरफ जाती है, पानी भारी होता है और ये जब वाष्पीकरण होता है तो हल्का होने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो यही क्रिया कराती है वाष्पीकरण। तो यहाँ इस वाले सेक्टर में नमी आ गया, आप हाथ डाल के चेक कर सकते हैं, नमी आपका हाथ में कुछ सीलन टाइप का लगने लगेगा, आर्द्रता वाला लगने लगेगा, ठीक है ना। तो आप जान जाओगे कि नमी है, तो ऊपर की तरफ गति कर रही है। लेकिन ऊपर जब है तो ऊपर तापमान क्या है, टेम्परेचर जो है ठंडा है। मैं आपको बताऊं, आप कभी घर में प्रैक्टिस करना, आप क्या करना, ऊपर की तरफ कोई ऐसा काम करना कि टेम्परेचर क्या हो जाए, डाउन रहे, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहे, डाउन रहे। मान लीजिए ऊपर कोई फ्रिज लगा देना है, बर्फ़ की बोतल वगैरह रख लेना, तो जैसे ऊपर आप करोगे ना, वहाँ पे आप देखेंगे धुआं धुआं सा बनेगा। वही धुआं क्या कहलाता है, बादल होता है। और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। और फिर देखिए क्या होता है, तो संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी, यानी जल वाष्प का परिवर्तन बूंदों में होने लगेगा। अभी तक क्या था कि जैसे ही संघनन होगा ना, वो फिर क्या करेंगे, जल वाष्प जो होंगे बूंदों के रूप में फिर से कन्वर्ट होने लगेंगे। तो जो फिर छोटी छोटी बहुत सारी बूंदें बन जाएंगी, तो छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़ने लगेंगी। अब आपस में जुड़ेंगी तो बूंदों का भार अधिक हो जाएगा, 2-3-4 बूंदें आपस मिलकर भारी बूंदें बन जाएंगी। और जैसे ही बूंदें भारी बन जाएंगी, पृथ्वी अपनी तरफ ये आकर्षित करेगा और ये पृथ्वी की सतह की तरफ गति करने लगेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो अब आपको मुझे लगता है आ गया होगा समझ में। तो अब हम पूछें वर्षा किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि वर्षा क्या होता है, तो जलवाष्प के कारण। जो पहली बात तो जलवाष्प हवा में ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तापमान के बढ़ने के कारण जो जलवाष्प होता है उसका वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के बाद संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनन के बाद क्या होता है, पृथ्वी क्या करता है, उन बूंदों को आकर्षित करती है और वह सतह की तरफ जब गति करती हैं, यही क्या कहलाता है, रेनफॉल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब इसके बाद है दोस्तों, एक दो चीज़ें आप और जान लो। जैसे यहाँ पे देखिए था निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, तो निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, देखिए एक निश्चित तापमान पर, जैसे आज अभी आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके अगल बगल जो माहौल है वहाँ पे एक निश्चित टेम्परेचर होगा, निश्चित तापमान होगा, 40 डिग्री, 42 डिग्री, 30, 35 जो भी हो, एक निश्चित तापमान पर और एक निश्चित समय पर, यानी इसी टाइम पर, ठीक है। वायु में जो जलवाष्प की एक निश्चित मात्रा है, उसकी मात्रा ही निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। मतलब आपके अगल बगल जो भी आर्द्रता विद्यमान है, ये क्या कहलाएगी, निरपेक्ष आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, तो देखिए इसी निरपेक्ष आर्द्रता में, यानी निश्चित समय तापमान में वायु में उपस्थित आर्द्रता, जब इसी निरपेक्ष आर्द्रता में हम क्या करते हैं, वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता से भाग दे देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। देखिए क्या रीजन है। पहली बात तो बात आता है कि संघनन की प्रक्रिया कब होती है, संघनन की प्रक्रिया कब होती है। तो देखिए ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो संघनन क्रिया चालू हो जाएगी। तो देखिए संघनन की क्रिया अगर चालू हो जाएगी तो संघनन की क्रिया के बाद ये जो जलवाष्प है तो जल के बूंदों में परिवर्तित होगा। लेकिन कब, जब जो सापेक्षिक आर्द्रता है ये 80% से अधिक हो जाएगी तब, यानी 80% तक इसकी कैपेसिटी होती है। 80% से अगर आर्द्रता अधिक हो रही है तो फिर क्या होगा, ये जल के बूंदों के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये नीचे आनी शुरू, रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रेनफॉल कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये वर्षा कितने प्रकार का होता है, वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा और चक्रवाती वर्षा, ठीक है। आइए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह से जब आप क्षोभ मंडल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो सामान्य वायु है उसके तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1000 मीटर पे कितने डिग्री कमी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 6.5 डिग्री की कमी होती है। इसे ही सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल रैप्स रेट कहा जाता है। सामान्य ताप ह्रास दर यानी हर एक 1000 मीटर पे, 1000 मीटर मतलब सीधे 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पे जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान कम होता है। तो मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और अभी का तापमान मान लीजिए 40 डिग्री है, जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आपका तापमान क्या हो जाएगा, 6.5 डिग्री कम हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो और 6.5 डिग्री कम हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे और 6.5 कम हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। आइए कुछ बातें और करते हैं इसके बारे में। अब हम डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं, 2 बात कर लेते हैं पर्वतीय वर्षा के बारे में। क्या है पर्वतीय वर्षा, तो पर्वतीय वर्षा 2 शब्दों को मिलाकर बना है, पर्वत और वर्षा,
ठीक है। तो देखिए पर्वतीय वर्षा के लिए पहली बात तो वायु में आर्द्रता होनी चाहिए। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, वाष्पीकरण होगा तो आर्द्रता होगा। और वाष्पीकरण कब होगा? जब तापमान बढ़ेगा। जैसे इस समय खूब गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो दिन में सूरज उगेगा तो क्या वाष्पीकरण होगा कि नहीं? इसीलिए तो गर्मी के समय में जो है क्या होता है कि जो पोखरे या झील तालाब ये सब सूखने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है जलवाष्पीकरण ज़्यादा होने लगता है। तो वाष्पीकरण हो रहा है तो आर्द्रता यहाँ पे वायु में है। और दूसरी बात, पर्वतीय वर्षा होने के लिए पर्वत की उपस्थिति होनी चाहिए। अब जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में पर्वत की उपस्थिति है ही नहीं, तो यहाँ पर्वतीय वर्षा थोड़ी होगी। यहाँ तो संवहनी वर्षा होगी। जहाँ पर्वत होते हैं वहाँ पर्वतीय वर्षा होगी, जहाँ नहीं पर्वत होते हैं वहाँ कौन सी वर्षा होगी? संवहनी वर्षा होगी। देखिए कैसे पर्वतीय वर्षा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक सागर है, ठीक है ना, या समुद्र है या फिर जल है, किसी भी जल का एक स्रोत है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य क्या कर रहा है? जब इसको तापमान बढ़ेगा सूर्य का तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा? ये वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होने के बाद ये हवाएं चलेंगी यहाँ पे, ठीक है। और हवाएं क्या करती हैं? चलते चलते जब पर्वत से टकराती हैं तो मुड़ जाती हैं, ऊपर जाने लगते हैं। और ऊपर जाने के बाद जब ये ठंडी होती हैं तो तुरंत संघनन चालू हो जाता है। और संघनन के बाद फिर क्या हो जाता है? ये यहीं बरफ जाती हैं। तो ये कब होता है? देखिए जब जो ऊंचे पर्वत होते हैं उनके लिए बता रहे हैं। पर्वतीय वर्षा छोटे छोटे पर्वत पहाड़ियों पर नहीं होता है, ठीक है। पहाड़ियों पे तो ये पर्वतीय वर्षा नहीं होगा, जो बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वहाँ होता है। तो ये देखिए पर्वत के इस पार नहीं आ पाते हैं, या तो नहीं आ पाते या तो बहुत कम आ पाते हैं। तो जिस तरफ रहते हैं उसी को बोला जाता है पवन अभिमुखी ढाल, और जिस तरफ नहीं आ पाते उसको बोला जाता है पवन विमुखी ढाल। तो इधर वर्षा कराते हैं तो इधर खूब हरियाली रहती है, ठीक है। इधर क्या होता है? खूब हरियाली रहती है, कृषि वगैरह सब कुछ बढ़िया सा रहेगा। और इधर क्या होगा? वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा। वृष्टि छाया प्रदेश माने दोस्तों क्या होता है? या तो वर्षा एकदम कम होती है या तो होती ही नहीं है। तो अगर बहुत कम होती है तो छोटे छोटे घास के मैदान होंगे, बड़े बड़े पेड़ थोड़े होंगे, क्या होंगे? घास के मैदान होंगे। और अगर एकदम नहीं होती है तो फिर मरुस्थल का निर्माण होगा वहाँ पे। क्या होगा? यानी आप देखेंगे इसी पहाड़ के एक साइड कहाँ जहाँ लोग बसते हैं, दूसरी साइड क्या है? विशाल मरुस्थल देखने को मिलता है। क्यों? इसके ऊपर पीछे बहुत बड़ा राज है किसका? पर्वतीय वर्षा का, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एंडीज पर्वत है, मैंने बना के रखा है। देखिए एंडीज पर्वत यहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है ना, यहाँ से नहीं है, ये पूरा का पूरा यहाँ से है, ठीक है ना। ये ऐसे करके एंडीज पर्वत है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये एंडीज पर्वत। भारत में भी एक सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय से भी पुरानी है, ठीक है। तो ये उसी अरावली तो सबसे पुराना माना जाता है, उसके बाद का एंडीज पर्वत है, ठीक है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, अब देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला होने की वजह से जो इधर का वायु है वो इधर नहीं आ पाता। इसके वजह से यहाँ पे पेटागोनिया का मरुस्थल बन गया है। यहाँ ही नहीं, यहाँ पे दोस्तों अटाकामा का मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पेटागोनिया का मरुस्थल है। तो ये देखिए पेटागोनिया का मरुस्थल एंडीज पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश है। अटाकामा का मरुस्थल भी एंडीज पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश है। तो जो थोड़ा बहुत वर्षा होती है हल्का फुल्का एकदम, तो उससे छोटे छोटे घास के मैदान है जिसे हम पंपास के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर घास के मैदान के ऊपर वीडियो अपलोड किया हूँ, आप उसको देख सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ छोटे छोटे घास के मैदान बनते हैं। और यहाँ पे भी है अटाकामा मरुस्थल, उसके बगल में घास के मैदान है, छोटे से सेल्वास घास के मैदान, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं कैंपोस घास के मैदान है, ठीक है। तो जो दोस्तों कैंपोस घास का मैदान है, यहाँ पर ब्राज़ील का पठार है। तो ये पठार भी काफ़ी ऊँचा है, तो बड़ा रोल प्ले करता है इसको यहाँ पर घास के मैदान के लिए। शायद ये पठार ना होता तो यहाँ घास के मैदान भी ना होते। और ये वाला एरिया दोस्तों, ये ऊपर का पूरा एरिया जो है वहाँ का सबसे बड़ा देश है वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, एंजल जलप्रपात, ठीक है। और यहाँ 2-3 देश और से है, जैसे गुयाना है, फिर सूरीनाम है, फिर फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। उसके बाद पड़ता है तो आपका क्या, ये वेनेजुएला, ठीक है ना। तो ये वेनेजुएला में दोस्तों ये लानोस घास के मैदान है, ठीक है। तो ये दक्षिण अमेरिका में 4 घास के मैदान मिलते हैं, लानोस, सेल्वास, कैंपोस और पंपास। इसी तरह अगर उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ के घास के मैदान को प्रेयरी बोला जाता है, ठीक है। तो वो खैर बात की बातें हैं। आइए इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दूसरे साइड में डाउन्स घास के मैदान है, तो ये इसका वृष्टि छाया प्रदेश है। इसी तरह अगर बात करेंगे न्यूजीलैंड की दोस्तों, तो न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स, देखिए आल्प्स नहीं बात करेंगे, आल्प्स जो आपके यूरोप में है, ठीक नहीं, दक्षिणी आल्प्स पर्वत की बात करते हैं। और उसका वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ कैंटबरी घास का मैदान है,
ठीक है, तो हमको लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए अर्जेंटीना में स्थित ये जो नीचे वाला पोर्शन है अर्जेंटीना है, इधर का चिले पड़ता है, इधर अर्जेंटीना पड़ता है बड़ा, ठीक है ना। तो अर्जेंटीना स्थित पेटागोनिया का मरुस्थल एंडीज पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश है, हमने बात कर लिया है। फिर क्या हमने बात किया कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है वो न्यूजीलैंड में है, वहाँ का वृष्टि छाया प्रदेश कैंटबरी घास के मैदान है जहाँ व्यावसायिक स्तर पर पशुपालन किया जाता है। तो यहाँ डेयरी का बड़ा विकास किया गया है दोस्तों दक्षिणी यहाँ पे न्यूजीलैंड में। ठीक है, कैंटबरी घास के मैदान में गेहूं की खेती भी की जाती है। और गर्मियों के मौसम में अगर हम ये इसी तरह इसका भी है डाउन्स के लिए भी, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गर्मियों के मौसम में केरल अधिक वर्षा प्राप्त करता है। जैसे इस समय गर्मी है तो इस समय केरल में खूब वर्षा हो रही है, क्योंकि यह नीलगिरी पर्वत का पवन अभिमुखी ढाल है, यानी नीलगिरी पर्वत जो है वो इस साइड है और केरल जो है इस साइड है। ठीक है, तो इसके कारण जो हवाएँ आती है इससे लड़के ही केरल में खूब वर्षा कर देती है, जबकि तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाता है, वर्षा को कम प्राप्त करती है। तो तमिलनाडु जो है वर्षा को कम प्राप्त करता है, इसीलिए चेन्नई भी वर्षा को कम प्राप्त करता है। ठीक है, तो कई बार आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते देखे होंगे और कई बार गलती भी हुई होगी बहुत लोगों से कि चेन्नई वर्षा को आखिर कैसे कम प्राप्त करता है। तो कैसे कम प्राप्त करता है मुझे समझ में आ गया होगा आपको, नीलगिरी पर्वत होने का। नीलगिरी पर्वत पे दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे ऊँचा चोटी है, ठीक है, जिसका नाम है दोद्दा बेट्टा। वैसे अन्नाईमुड़ी वहाँ की सबसे उस पर्वत पे अन्नाईमुड़ी पर्वत पे अन्नामलाई पर्वत पे अन्नाईमुड़ी चोटी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और दोद्दा बेट्टा दूसरे नाम की। दोद्दा बेट्टा इसी नीलगिरी पर्वत पर है। ठीक है, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश की कहानी आप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद दोस्तों संवहनी वर्षा है, वर्षा का दूसरा प्रकार संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा तो दो शब्दों से मिलकर बना है, संवहन और वर्षा। संवहन माने क्या होता है दोस्तों, द्रव के द्वारा उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, ये क्या कहलाता है, संवहन। मतलब अभी जो है कोई उष्मा यहाँ पे बाद में यहाँ हो गया, बाद में यहाँ हो गया, तो क्या हो रहा है, इसके स्थान जो बदल रहे हैं संवहन के कारण बदल रहे हैं। ठीक है, और वर्षा माने तो आप जान रहे हैं कि आर्द्रता की आवश्यकता होगी वर्षा में। तो आइए यहाँ पे क्या होता है, क्या आपको पता है कि धरातल पे हर जगह उष्मा समान नहीं मिलती है, उष्मा में अंतर होता है, कहीं समान है कहीं असमान है। तो ओवरऑल अगर जो तापमान अगर बढ़ रहा है किसी वजह से, सूर्य की भाई किसी वजह से क्या बढ़ेगा, एक ही वजह से बढ़ेगा, सूर्य की वजह से बढ़ेगा और किसकी वजह से बढ़ेगा। ठीक है, तो जलीय भाग में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो आर्द्रता ज़्यादा होगा, हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, ऊपर तो तापमान ठंडा है तो यहाँ संघनन की क्रिया होगी, फिर वर्षा हो जाएगी। मतलब सारी कहानी वही है, सिर्फ पर्वत नहीं रहेगा। ठीक है, तो हवा नॉर्मल चलती रहेगी, जब तक हल्की होगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर होने के बाद फिर ठंडी होगी, ठंडी होकर नीचे आ जाएगी। तो नॉर्मली जो मैदानी क्षेत्र हैं गंगा जमुना के या और भी जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ जो वर्षा होती है वो कैसी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। और पर्वतों के पास जो वर्षा होती है तो वो कैसी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। वर्षा का जो तीसरा प्रकार है दोस्तों वो है चक्रवाती वर्षा। इसके बारे में दोस्तों हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यह चैप्टर वायुदाब से संबंधित है। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो चक्रवाती वर्षा का केवल वीडियो होगा। ठीक है, तो चक्रवाती वर्षा की बात करते हैं तो देखिए पहली बात तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, चक्रवात और वर्षा। तो चक्रवात के कारण जो वर्षा हो उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अब देखिए चक्रवात माने क्या होता है, चक्रवात कम वायुमंडल दाब के चारों ओर गर्म हवाओं को तेज आंधी कहा जाता है। देखिए पहली बात तो इसको समझिए, देखिए पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है ना, वहाँ पे चक्रवातों को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है वो घड़ी की दिशा में होती है, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये समझिए आपकी चक्रवात के कारण क्या होते हैं, परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए गर्म क्षेत्रों में, जैसे जहाँ भी गर्म क्षेत्र हैं, गर्म क्षेत्रों में समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर क्या होता है, कम वायुदाब का क्षेत्र बना देता है। देखिए कैसे, ये देखिए मैंने मैप बनाया है, ये देखिए मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई गर्म क्षेत्र है, चाहे वो क्षेत्र है चाहे वो समुद्र है। ठीक है, और सूर्य की भयंकर गर्मी यहाँ पड़ रही है, टेम्परेचर, तो हवाएं यहाँ क्या होंगी, हवा यहाँ का जल जो है गर्म होगा। ठीक है, और गर्म होके ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के संघनन की क्रिया करेगा। मान लीजिए अभी ऊपर छोड़िए, अभी संघनन क्रिया नहीं किया। देखिए संघनन की क्रिया करेगा तो फिर बारिश होनी ही होनी है। ठीक है, अगर संघनन की क्रिया नहीं कर रहा है तो उसके पहले वो बादल के रूप में पड़ा रहता है। और कब तक संघनन नहीं करेगा, जब तक 80% आर्द्रता नहीं हो जाती है। ठीक है, तब तक संघनन वहाँ नहीं होगा, संघनन क्रिया शुरू नहीं होगी। तो बादलों में ऐसे क्या होंगे, जलवाष्प टलते रहेंगे। ठीक है, जब ठंडे होंगे तब संघनन की क्रिया होगी, और कब, जब 80% आर्द्रता पहुंच जाएगी तब। ठीक है, तो ये अभी ऊपर चले गए। तो जैसे ही ऊपर जाते हैं, देखिए पहली बात तो यहाँ
ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर तो हाई था यहाँ टेम्परेचर हाई था, लेकिन जो प्रेशर है इनके जाने की वजह से लो प्रेशर बन गया। यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, लो प्रेशर जनरेट हो गया। एक बात आप हमें बताओ, जैसे यहाँ पे अगर हवाएं गर्म होकर ऊपर जाने लगेंगी, अगर यहाँ रहती हवाएं, ठीक है, तो हाई प्रेशर रहता, यहाँ दबाव बन रहा है, ठीक है, इस धरती पे क्या बन रहा है, दबाव बन रहा है, तो हाई प्रेशर है। लेकिन जब हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो क्या होगा दोस्तों, लो प्रेशर, इस धरती पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो अगल बगल जहाँ जहाँ हाई प्रेशर है, क्या वो लोग इस लो प्रेशर की तरफ आना चाहेंगे, ज़रूर आना चाहेंगे। और अचानक से जब ऐसा होता है ना किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो अगल बगल की हवाएं तेज़ी से इस बीच की तरफ आने लगती हैं और यही एक आंधी का रूप धारण कर लेती है, तेज़ से आंधी चलने लगती है और इसी को क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। मैं और डिटेल्स इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, लेकिन चक्रवात के चैप्टर में। ठीक है, हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर जाती है और नमी के कारण संतृप्त होकर संघनन करके बादलों का निर्माण करती है। और फिर क्या होगा, जब अब देखिए ये और यहाँ आएगा बीच में हाई प्रेशर के कारण, यहाँ पे आएगा तो सूर्य की गर्मी भाई बढ़ ही रही है, ठीक है, तो और तेज़ी से आएगा, ये और तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे पूरा एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है, और फिर ये चक्रवात का रूप धारण करेगा और फिर भयंकर और मूसलाधार बारिश चालू हो जाएगी। तो चक्रवाती वर्षा ये होता है। देखिए यही मैं बताऊँ, रिक्त स्थान को भरने के लिए जो अगल बगल की हवाएं हैं वो नीचे आने लगती है और फिर चक्रवात जनरेट होती है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और डिटेल से मैं इसका वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।